जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋषभ सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कॉलोनियलिज्म, जो हमारी टॉपिक चल रही थी कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, उसका पार्ट 3 वी विल गोइंग टू बी डिस्कस इट। पार्ट 3 जो आज हम इस टॉपिक को पूरी तरह से ख़त्म भी कर देंगे। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी बॉम्बे डिकेन का जो केस रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए टॉपिक विदाउट टाइम वेस्टिंग वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट विद द टॉपिक अ रिवॉल्ट इट इज इन कंट्री साइड द बॉम्बे डेक्कन। तो पहले पैरा में वी विल अगेन डिस्कस अबाउट सम समरी व्हाट वी हैड प्रैक्टिस डिस्कस इन बंगाल इन अ केस ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। देन वी मूव टू द राजमहल हिल्स। नाउ वी विल अगेन डिस्कस अबाउट द डेक्कन पार्ट ऑफ आवर कंट्री यानी वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। देन सेकेंड पैरा में आप पढ़ेंगे कि वहाँ जो रिवॉल्ट में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं या जो रिवॉल्ट कर रहे हैं उनके दुख दर्द को थोड़ा समझेंगे। तो उसके बाद इसी बहाने आप उनके पूरे इतिहास को थोड़ा बहुत पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ क्या इनजस्टिस हुआ है। इन सब चीज़ों को आप पढ़ेंगे। उसी में आप सबसे लास्ट पैरा में ये भी जानेंगे कि ब्रिटिशर्स जो कि ये जानते हैं कि 1857 रिवॉल्ट के बाद उन्होंने एक चीज़ सीखा है कि हमको हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए, एक रिपोर्ट बनानी चाहिए कि क्या कारण, क्या इशू रहा है इतने बड़े रिवॉल्ट होने का। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी सेम एज इट इज वो रिवॉल्ट को बहुत ही क्रूरता से दबा तो देंगे, लेकिन उसको उस रिवॉल्ट के होने का कारण भी पढ़ते हैं जिससे दोबारा ऐसा रिवॉल्ट ना किया जा सके। फिर हम पढ़ेंगे 19th सेंचुरी में ये जो वेरियस पार्ट में यहाँ पर रिवॉल्ट हो रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत मनी लैंडर और जो डीलर लोग हैं इनकी क्रेन डीलर, इनकी कमियों के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। कहानी शुरू करते हैं। 3.1 हमारा जो टॉपिक है अकाउंट बुक आर बर्न से हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। शुरुआती इनिशियल फेज में हम जब कहानी अकाउंट बुक से रिलेटेड पढ़ेंगे तो हम एक चीज़ वहाँ पर देख रहे हैं। इस टॉपिक में एक चीज़ बहुत खास बात हम देख रहे हैं, वो क्या है कि हर जगहों पर अकाउंट बुक ही जलाए जा रहे हैं। ठीक, कहानी शुरू करते हैं। सुपा एक विलेज आएगा। सुपा विलेज में आप देख रहे हैं कि लोग वहाँ पर शॉपकीपर से मई 1875 में रिवॉल्ट शुरू करते हैं। रैयत लोग, रैयत क्या कर रहे हैं, शॉपकीपर साहूकार से क्या करते हैं, बही खाता की डिमांड करते हैं कि बही खाता दो, नहीं देंगे तो पीट रहे थे। बही खाता जला रहे हैं। देखते ही देखते वो पूना के अहमदनगर और धीरे धीरे 6500 था स्क्वायर फीट किलोमीटर की सारी लोकेलिटी में सेम एज इट इज दे वर प्रैक्टिसिंग अबाउट दैट रिवॉल्ट की बही खाता जलाना है। इवन इस सब चीज़ों से डर कर साहूकार कई बार उस लोकेलिटी को छोड़कर वहाँ से भाग जाया करते थे, अपनी पूरी प्रॉपर्टी को वहाँ पर छोड़ के। और आप एट द एंड में देखेंगे कि ब्रिटिशर्स इस रिवॉल्ट को तो दबा दिए हैं, ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो 1857 की जो रिवॉल्ट हुई उसकी काली छायाओं से बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो वो इसके बारे में पढ़ने की भी कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो पहला काम तो ये करेंगे कि वो जहाँ पर ज़्यादा रिबिलियन हो रहा है वहाँ पर हर जगहों पे चौकी बनवाएंगे, पुलिस चौकियाँ लगवाएंगे, जैसे वहाँ से ट्रूप्स पहुँच सकें, आसानी से क्विकली पहुँच सकें। इवन बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जाएगा रिवॉल्ट से रिलेटेड। लेकिन कंट्री साइड में, गाँव के साइड में रिवॉल्ट बहुत दिनों तक चलता है। थोड़ा हम कंट्री साइड की ओर पूरी कहानी को पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन पुटअप जाए शुरू में इन लास्ट पैरा में इसी सेगमेंट में पूछा गया है कि क्यों अकाउंट बुक या बॉन्ड डीड्स को जलाया जा रहा है, क्यों ये रिवॉल्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हम इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। 3.2 जो आपका सबसे प्रोमिनेंट टॉपिक है एंड इट विल बी आस्क्ड यू इन एग्जामिनेशन, क्योंकि क्वेश्चन सारे इसी से बनने वाले हैं। 3.2 में 3 मार्क्स के रिगार्डिंग आइडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप उसको यू विल बी राइट इट एट देयर, अभी मैं उसको बताऊंगा। तो 3.2 में आप पहला पैरा पढ़ेंगे अबाउट द सेटलमेंट की बंगाल में जो इन्होंने सेटलमेंट अभी तक इस्टेब्लिश की हुई थी, उस सेटलमेंट में जो भी अब धीरे धीरे एग्रीकल्चरल आउटकम्स का पैसा मिल रहा है, अच्छा खासा अनाज बिक रहा है। लेकिन बंगाल के सेटलमेंट में रेवेन्यू फिक्स था, तो वहाँ ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी या सरकार कोई भी क्या कहते हैं ज़्यादा क्लेम पैसे का नहीं कर सकती थी। तो ये काम बंगाल में हो रहा था, तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार हम ऐसा कोई परमानेंट सेटलमेंट जैसा चीज़ का नहीं रखेंगे, हम रखेंगे टेम्पोररी सेटलमेंट जैसी व्यवस्था। बहुत सारे आए हुए महाराष्ट्र में उस ड्यूरेशन में बहुत सारे जो आए हुए ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो लोग कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स इंग्लैंड में रहते हुए उस समय रिकार्डियन
जो इकोनॉमिस्ट है उनकी फिलॉसफी से बहुत इंस्पायर है। तो रिकार्डियन अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फिलॉसफी, अपनी इकोनॉमी में क्या बातें कहते हैं आप इसको थोड़ा पढ़िएगा। उसमें उन्होंने मेंशन किया, इसको आपको आंसर में भी लिखना है। उन्होंने मेंशन किया है कि जो लैंड है उसका जो एवरेज रेंट है, मतलब जो एवरेज आउटकम्स है उस पे तो आप मालिकाना अधिकार रखिए, लेकिन एवरेज से ज़्यादा अगर पैसे वहाँ पर निकल रहे हैं, यानी एवरेज से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, यानी सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, तो स्टेट को उस पर टैक्स लगाना चाहिए। अदरवाइज अगर वो टैक्स नहीं लगाएगा तो धीरे धीरे जिस व्यक्ति का लैंड है, जब सरप्लस उसके पास आ ही रहा है, तो धीरे धीरे वो रेंटर हो जाएगा, किराया जीवी हो जाएगा, क्योंकि उसको तो रिलैक्स है, इतनी इनकम आ रही है, इतने में हमारा काम चल रहा है, इसलिए वहाँ पर वो रेंटर जैसा रोल प्ले करने लगेगा। और अगर सरकार टैक्स लेती रहेगी तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि वो आदमी रेंटर नहीं बनेगा, वो आदमी अपने इनकम को बढ़ाने के ऊपर काम करेगा, तो इसका मतलब वो लैंड में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आप समझ गए कि क्या व्हाट वाज द फिलॉसफी ऑफ द रिकार्डियन इकोनॉमी, कि यू मस्ट बी पे द टैक्स इन अ सरप्लस पार्ट ऑफ योर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। ये काम वहाँ पर होने लगेगा। और कहीं ना कहीं वहाँ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर हैं वो इस बात को भी रियलाइज़ करेंगे कि बंगाल में जो परमानेंट सेटलमेंट इस्टेब्लिश की गई थी, वहाँ के जो जमींदार हैं धीरे धीरे वो रेंटर जैसा रोल प्ले करने लग गए थे। देखेंगे ज़मीनों को भी वो पट्टा कर देंगे रैयतों से, और क्योंकि उनको रेवेन्यू फिक्स है, आउटकम्स आया, रेवेन्यू दे दिए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर एक बार उन्होंने देखी हुई थी। तो कहीं ना कहीं रिकार्डियन की फिलॉसफी से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। तो उन्होंने नई एक थ्योरी रखी बंगाल में, रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम में क्या करना था कि लैंड की पैमाइश करनी है, सर्वे करना है, और उस बिहाफ पे ये बताना है कि इस लैंड से कितना टैक्स मिल सकता है, यानी दैट इज द सरप्लस वन। तो उस पे हम वो टैक्स इम्पोज करेंगे ब्रिटिशर्स, और अगले हर 30 साल बाद उस पे काम करेंगे, इसको अब इस टैक्स को रिनोवेट करेंगे, बढ़ाएंगे, बिकॉज दैट सेटलमेंट वॉज टेम्प्रोरी। तो ये पैरा आप यहाँ तक पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैरा हम पढ़ेंगे रेवेन्यू डिमांड एंड प्रेजेंट डेप्थ। तो ऐसा क्या रेवेन्यू डिमांड उन्होंने रख दिया कि प्रेजेंट डेप्थ में आ गए। आप उस चीज़ों को इस टॉपिक में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ये आपका टॉपिक 3.3 है, ये टॉपिक रेवेन्यू डिमांड एंड प्रेजेंट डेप्थ। तो हम पहले रेवेन्यू डिमांड की ओर पढ़ेंगे कि ऐसा क्या रेवेन्यू डिमांड था। जैसा कि आपने देखा कि 1820s में जब ये थॉमस मुनरो द्वारा बना डिज़ाइन किया गया रैयतवारी सिस्टम इम्पोज किया जाएगा वहाँ पे, तो उसकी डिमांड बड़ी ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा हो जाने से क्या होगा कि लोग तो पे करना, अब जब डिमांड ज़्यादा है और हर जगह लैंड की पैमाइश जो हुई है, पैमाइश की गई है, सर्वे की गई है, कहीं अच्छी लैंड है, कहीं ख़राब लैंड है, लेकिन अब टैक्स तो सबको उतना ही देना है, ऐसा उन्होंने कॉन्सेप्ट सेट किया हुआ है। और इवन आप देखेंगे कि जिस पार्ट में इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया है वहाँ कभी कहीं बहुत ज़्यादा पानी बरसता है, कहीं नहीं बरसता है, सूखा पड़ जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि बहुत अच्छी क्रॉपिंग भी नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे लोकेलिटी, वो विलेज धीरे धीरे डिजर्टेड होता रहेगा। लोग वहाँ से माइग्रेट करने की कोशिश करेंगे, इधर उधर होने लग जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी रेवेन्यू वो पे नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आगे भी एक कहानी आप पढ़ेंगे कि 1830s तक ये जो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चरल प्राइस का, जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, जो आउटकम्स निकल के आ रहा है, उसकी भी क्या कहते हैं प्राइस बहुत हद तक गिर जाएगी। ये 1-1.5 दशक तक चलेगा, यानी कई 1-1.5 डिकेड्स तक चलेगा, प्राइस बहुत नीचे रहेगी और यहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा है। इन सब सिचुएशन से क्या होगा बच्चा कि आप वहाँ के लोगों को देखेंगे, एक थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन 1832 में भी इसी पैरा में आप पढ़ेंगे, 3rd पैरा में आ जाएगा कि फैमाइन जैसी केस आ जाएंगी, बहुत सारे जानवर वहाँ बहुत मर जाएंगे और लोग भी बहुत मर जाएंगे। तो ये सारी भी समस्या वहाँ पर व्याप्त हो जाएगी। इन सब समस्या के होते हुए भी एक छोटे से पैरा, छोटा सा शॉर्ट चौथा पैरे में आप पढ़ेंगे कि लोगों को अपने कल्टीवेशन वर्क के लिए, लोगों को हल बैल खरीदने के लिए, लोगों को ज़रूरी चीज़ों को खरीदने के लिए, कंजप्शंस के नीड के लिए, इवन शादियाँ भी करने के लिए कहीं ना कहीं पैसे की रिक्वायरमेंट थी। तो वो इसको क्रेडिट लिया करते थे मनी लैंडर से, मतलब वो कहीं ना कहीं कर्ज ले रहे हैं मनी लैंडर से, क्योंकि वो उन पर निर्भर हो चुके हैं। ठीक, अब जब वो मनी लैंडर से कर्ज ले रहे होते हैं तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तब ज़्यादा बढ़ जाएगी जब वो आम जीवन की, डेली लाइफ की ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए वो कर्ज पे डिपेंडेंसी उनकी हो जाएगी। तो इसमें आप पढ़ेंगे एट द एंड में कि 1840s तक वो
बहुत हद तक डेप्टनेस में फंस जाएंगे, क्योंकि एक बार कर्ज ले लिया आपने तो कर्ज चुका पाना बहुत कठिन है, और कर्ज के चक्कर में आप एक बार ऋण के जाल में धीरे धीरे फंसते चले जाएंगे, तो वहाँ ये सिचुएशन आ जाएगी। नेक्स्ट पेज में जब आप आएंगे यहाँ इस पैरा में आप ये चीज अगेन इस बात को डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं इस बात को रियलाइज होगा 1845 तक आते आते कि लगता है रेवेन्यू डिमांड सच में बहुत ज़्यादा है क्या, तो उसको वो रेवेन्यू डिमांड को थोड़ा रियायत करेंगे। जब वो थोड़ी रियायत करेंगे तो धीरे धीरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के दाम फिर अच्छे होने लग जाएंगे और धीरे धीरे एग्रीकल्चर अच्छा होने लग जाएगा, थोड़ी थोड़ी इनकम वहाँ जनरेट होने लग जाएगी। यहीं तक आप पढ़ेंगे अपना 3.3 टॉपिक। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू बी मूव विद आवर टॉपिक 3.4 देन केम द कॉटन बूम। इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि अमेरिका से ब्रिटेन 3/4 पार्ट ऑफ द कॉटन उसकी कंट्री में अमेरिका से आया करते थे, लेकिन ब्रिटेन इस चीज़ को लेकर बड़ा कॉन्शियस था कि कल को कहीं अमेरिका में से हमको कॉटन आना बंद हो जाएगा तब हम क्या करेंगे। आप देखेंगे इसलिए उसने 2 एजेंसीज फॉर्म की अपने नेशन में। 1857 में उसने कॉटन सप्लाई एसोसिएशन फॉर्म की एंड 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी फॉर्म की, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको ये पता लगाना है कि कहाँ कहाँ से सुटेबल ग्रोथ है, कहाँ कहाँ मिल सकता है हमें कॉटन। तो उसके लिए उन लोगों ने फॉर्म की, सर्वे किया और उन्होंने देखा कि इंडिया इट वॉज अ गुड प्लेस फॉर द लंकाशायर वॉट एवर द कॉटन वी विल बी सेंड देम। तो इसके लिए यहाँ कार्य हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि अमेरिका में इन्हीं समय में सिविल वॉर शुरू हो जाएगा, और सिविल वॉर 1861 के बाद से जब वहाँ शुरू हो जाएगा तो अमेरिका जो इतना बड़ा कॉटन बेच रहा है, कनस्टर बेच रहा है, इतने बेल्स बेच रहा है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा, लगभग 3% हो जाएगा। 20 लाख बेल्स जहाँ वो बेच रहा है वो 55,000 बेल्स पे आ जाएगा, यानी बहुत हद तक कॉटन के मार्केट में अमेरिका अपने आप को डाउनफॉल हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट लेने के लिए हमारे नेशन में, इंडिया में कुछ बॉम्बे के ट्रेडर्स इंटरेस्ट लेंगे। पहले वो अलग अलग लोकेशन में जाकर अपने आप को ले जाएंगे और चीज़ों को सर्वे करेंगे उस लैंड का जहाँ से कॉटन उन्हें मिल सके। इसके बाद कुछ पैसे मतलब क्रेडिट्स ये देंगे अर्बन लैंड मनी लैंडर्स को, और उसके माध्यम से पैसे क्या कहते हैं रूरल मनी लेंडर के पास पहुंचेगा, और रूरल मनी लेंडर से एक प्रॉमिस भी ली जाएगी कि आपको कॉटन प्रोवाइड कराना है, और उसके बाद वो पैसा रैयत के पास पहुंचेगा। पर एकड़ पे 100 रुपए क्रेडिट रैयत के पास पहुंचेगा। और आपको पता है जब किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे में क्रेडिट बड़ी आसानी से मिल जाया करता है। तो रैयतों के पास इस बार पैसे बहुत आ रहे हैं, इस कारण से वहाँ प्रोडक्शन वर्क बहुत भयानक स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे कि 61 से 64 तक इंडिया दुनिया में मतलब ब्रिटेन में 90% शेयर्स कॉटन का इंडिया का पार्टिसिपेशन है, वहाँ पर इतना तेज बढ़ेगा। लेकिन इसका बेनिफिट इंडिया के कुछ ही ट्रेडर्स, इंडिया के कुछ ही व्यापारी गेन करेंगे। बहुत सारे लोग तो इसमें आप देखेंगे कि क्रेडिट वो कहीं ना कहीं इनडेप्टनेस में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं ऋण के जाल में फंस जाएंगे। ये कहानी यहाँ तक आप पढ़ेंगे, क्योंकि अब थोड़ी कहानी आगे पढ़ाई जाएगी। 3.5 हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रेडिट ड्राइज अप, इस पर हम लोग काम करेंगे, समझेंगे इसमें ऐसी क्या सिचुएशन आ गई जिसके कारण से आप इतने बड़े रिवॉर्ड को पढ़ेंगे। क्रेडिट ड्राई अप टॉपिक में आप पहले पढ़ेंगे कि इस टॉपिक में शुरुआत के पैरा में पढ़ेंगे कि लंकाशायर में जितना 90% हम लोग क्या कहते हैं वॉट एवर वी विल बी गिव हिम द कॉटन वर्क, वो तो ठीक है, अच्छी बात है। हमने एक बंगाल गजेटरी न्यूज़पेपर में प्रोक्लेम भी किया कि हमने अमेरिका यानी स्लेव कंट्री को किनारे कर दिया ट्रेड में, हम अच्छे अच्छे सपने देखने लग जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब अमेरिका में सिविल वॉर खत्म हो जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में अमेरिका फिर से ब्रिटेन को कॉटन प्रोवाइड करने लगेगा और हमारा मार्केट फिर डाउन हो जाएगा। जब हमारा मार्केट फिर डाउन अप हो जाएगा तो हमारे व्यापारी फिर से पैसा देना बंद कर देंगे और वो अब पैसा जितना दिए थे उसको वापस लेने का काम शुरू करेंगे। मतलब हमारा पैसा लेकर वापस आई क्रेडिट जो वॉट एवर आई हैड गिवन टू यू। तो सिचुएशन क्या आ जाएगा, कहीं ना कहीं क्रेडिट सूख गया। अब प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में कौन है, वो किसान, जिसने अभी क्या कहते हैं इन सब सिचुएशन को उसको फेस करना है, क्योंकि क्रेडिट उसने ही लिया है, लोन उसी को एट द एंड में मिला है। तो एक प्रॉब्लम तो ये हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम ये है
कि आप देखेंगे कि जब परमानेंट रैयत वाली सेटलमेंट यहाँ स्टैब्लिश की जा रही थी तो वहाँ एक बात कही गई थी कि एवरी 30 ईयर इट विल बी रिवाइज अप। तो आप देखेंगे कि अब ये समय आ गया है कि इस पे रिवाइज किया जाएगा। तो अभी ब्रिटेन यहाँ सरकार के पास एक बढ़िया पिक्चर आ रहा था। पिक्चर ये था कि अब जैसे कॉटन बहुत अच्छा बिक रहा है तो ऐसे सिचुएशन में वो सोचेंगे कि अच्छा जब कॉटन बिक रहा है तो लोगों की इनकम अच्छी हो रही है, तो जब लोग गवर्नमेंट इस यहाँ पे एक अगेन पॉलिसी बनाएगी, टैक्स को और इंक्रीज कर देगी। आप देखेंगे कि काल्पनिक रूप से पूरी तरह से आप देखेंगे कि 50 to 100% टैक्स वहां पर लैंड पे बढ़ा दी। एक तो क्रेडिट ड्राई हो गई है, क्रेडिट सूख गई है, जस्ट बिकॉज आप देख रहे हैं कि वहां पैसे दोबारा से रिटेन किया, दोबारा से मांगे जा रहा है और यहाँ पर टैक्स भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ऐसे सिचुएशन में तो रैयत की स्थिति और ही ज्यादा खराब हो जाएगी। अब चूंकि रैयत के पास कुछ भी है भी नहीं तो रैयत ज्यादातर उसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, साहूकार, और साहूकार भी पैसे देने से यहाँ मना करेंगे और पुराना ऋण वापस मांगने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्लैश की, इनजस्टिस की भावना शुरुआत होगी। और हम फिर पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक 3.6 द एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस के बारे में। और इसमें आप देखेंगे कि मनी लेंडर और रैयत के बीच में कुछ एक भावना सेटलमेंट होती है। रैयत बड़े कष्ट में है, बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में है, तो वो मनी लेंडर से पैसे लेने जा रहा है तो मनी लेंडर से मना कर रहा है। तो कहीं ना कहीं रैयत की एक तो भावना यही बार नहीं क्रोध हुई, यही बार उन्हें खराब नहीं लग रहा है कि हमारा क्या कहते हैं हमको ये पैसा नहीं दे रहा है, बल्कि उनको ये भी बुरा लग रहा है कि इनको मेरी हालत पे तरस नहीं आ रहा है, मेरी स्थिति इतनी ज्यादा खराब है और ये हमें पैसा नहीं देना चाह रहे हैं। इवन यहाँ पर आप और भी देखेंगे कि एक वैरायटी ऑफ द रिलेशनशिप होता है, फेयर इंटरेस्ट का रिलेशनशिप, कि जो ब्याज है प्रिंसिपल अमाउंट से कभी ज्यादा ना हो जाए। तो वो भी नियम यहाँ पर मनी लेंडर ने तोड़ दिए हैं। कैसे कि आप देखेंगे कुछ पिटीशन हमें वहां पर मिले हैं, उस पिटीशन में ये मेंशन है कि किसी एक व्यक्ति ने 100 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट लिए थे, उसका ब्याज बढ़ते बढ़ते 2000 रुपए हो जाएगा। तो इतना ज्यादा बेईमानी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो इस सब चीजों को लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लैश शुरू होगा। और इन सब चीजों को रोकने के लिए ऐसा नहीं सरकार ध्यान नहीं दे रही, सरकार ध्यान देती है। सरकार एक लिमिटेशन लॉ लाती है। लिमिटेशन लॉ में वो मेंशन करते हैं कि आपके ने जितने भी क्रेडिट दिए या क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी इशू है वो 3 सालों के लिए आप एक बॉन्ड करिए, 3 सालों में सारी चीजों को क्लियर अप कर दीजिए। सरकार ने तो अपने हिसाब से अच्छा सोचा है, जब मनी लेंडर ने उसको और अच्छे से घुमा दिया। उन्होंने क्या किया कि 3 साल के लिए तो हमने आपको ऋण दिया ही है, लेकिन अगले 3 साल बाद हम फिर से आपसे साइन कराते थे एक नए बॉन्ड पे, एक नए डीड पे, जिसमें हम पुराना जो 3 साल पहले आपको लोन दिए हैं, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने हमसे लिया है एक वो, और जितना उस पर इंटरेस्ट हुआ है वो, उन दोनों को जोड़कर एक नया प्रिंसिपल अमाउंट बना देंगे हम उसे। और उसको नए अगले 3 साल बाद जो हम एक नया डीड, नया बॉन्ड आपको साइन कराएंगे तो उसको हम एज अ प्रिंसिपल अमाउंट रखेंगे। अब उसको प्रिंसिपल अमाउंट रखकर अब उस पे आप इंटरेस्ट दो। समझ में आई बात? जैसे आपने 100 रुपए लिया 10% के रेट पे, 3 साल में वो 100 रुपए 130 रुपए हो गया, यानी 30 रुपए ब्याज। तो यहाँ हमें खत्म करना था 3 साल में सेटलमेंट, हमने खत्म नहीं किया, एक नया बॉन्ड साइन करा दिया आपसे और अब 130 रुपए को प्रिंसिपल अमाउंट बनाकर हमने उस पर टैक्स लगाना शुरू किया। ये कहानी वहां शुरू होगी। ये एग्जाम्पल यहाँ दिखा नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको एड ऑन किया हूँ। तो एक तो ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आएगी। दूसरा आप देखेंगे कि जो रैयत के साथ थोड़ी बहुत चीटिंग ये भी होगी कि कागजों पे सारे कार्य है। कागजों पे कार्य होने से कारण क्या है कि वहां पर बहुत सारे ब्लॉक बनाकर वो लोग साइन कराया करते रहे होंगे मनी लेंडर। तो बहुत सारे ब्लॉक के बारे में आम रैयत पढ़ा लिखा तो है नहीं, आम किसान पढ़ा लिखा है नहीं, तो वो इन सब चीजों से देखकर डरने लग जाएगा, कागजों से डरने लग जाएगा, अक्षरों से डरने लग जाएगा। अब जब आप कभी उसके पास जाए पैसे लेने के लिए तो आपको एक तो थंब लगवा ले, साइन करवा दे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको तो पढ़ना आता नहीं, तो यू आर अगेन इन अ डेप्थनेस। आप पता नहीं किस कागज पे साइन कर रहे हैं। इवन वो जाली रिसिप्ट बनाकर आपको दे दें, उसमें कुछ भी लिख दें। इससे क्या होता था कि रैयत हमेशा से ही कर्ज के डेट में फंसता ही चला जाता था। इसी कारण से उसके मन में क्रोध आ गया और वो रिवॉल्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और एट द एंड में जो बही खाता जो मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट टॉपिक में, वही बही खाता जलाया जाएगा, इसीलिए वही खाते जलाए जा रहे हैं। एट द लास्ट आप एक 4th पॉइंट टॉपिक पढ़ेंगे, द डक्कन राइट कमीशन।
इस रिवॉल्ट के बाद गवर्नमेंट ने द डक्कन राइट कमीशन इस्टेब्लिश किया रखा। डक्कन राइट कमीशन बनाने का इंटेंशन ये था कि इससे पहले आप देखेंगे कि डक्कन राइट कमीशन में 1857 के रिवॉल्ट के बाद एक इशू आया। 1857 रिवॉल्ट के बाद उन्होंने कमीशन सेटअप किया और ये रियलाइज किया कि क्या क्या हमने मिस्टेक किया था, कि दोबारा हम ऐसी गलती ना करें जो इतना बड़ा रिवॉल्ट हो। तो उन्होंने अगेन यहाँ पर डेक्कन में होने वाले इस रिवॉल्ट के खिलाफ भी उन्होंने क्या किया, एक कमीशन सेटअप किया। और उस पैरा में आप पढ़ेंगे कि गलतियां सारी जमींदार की, गलतियां सारी मनी लैंडर की, रैयत साहूकारों की ही बताई गई है। तो कमीशन ब्रिटिश की है, तो सारी कमियां भी उन्होंने ही बताई हुई है। लास्ट ब्लू लाइन में आप मेंशन है, कुछ चीज़ें पढ़ेंगे ब्लू लाइन में, वहाँ ये महसूस करेंगे आपकी कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को क्रिटिकली पढ़ना चाहिए, क्योंकि सरकार ने यानी ब्रिटिश कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने जो भी बुक लिखी, जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखा है कमीशन में, उसमें उन्होंने सारी कमियां रैयत या साहूकार और इन लोग को ऊपर डाल तो दी, लेकिन कहीं ना कहीं कमी टैक्स की भी थी। आप अगर इतना हाई टैक्स नहीं ले रहे होते तो लोग कभी डेप्थनेस में नहीं आते, और लोगों को जरूरत ही नहीं थी कि इतना बड़ा लोन या ऋण लेने की, तो ये कंडीशन कभी नहीं आती। तो वो ये भी चीज़ें आप एज अ क्रिटिकली पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, इसको आप भी अपने आंसर में लिखने की कोशिश करेंगे ना। यहीं आपका टॉपिक ये वाला खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। नोट्स इसी में प्रोवाइड कराने की मेरी कोशिश रहेगी। चलिए, आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, धन्यवाद।